गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया, जहां हमने जाना था अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में और उनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में। जैसा हमने यह भी जाना था ना कि रात्रि में चमगादड़ जैसे जीव बड़ी आसानी से देख सकते हैं, चमगादड़ उड़ पा रहे थे, और जो कुत्ते जैसे जीव हैं जो अनजान व्यक्तियों को देखने पर भौंकने लग जाते हैं। यानी बच्चों, हम कई सारे जीवों की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं और हमने जानकारी प्राप्त की थी नन्ही सी चींटियों के नगर के बारे में। और हमने यह भी जाना था कि जो चींटियां हैं उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जैसे चाहे चरानी चींटी हो, सैनिक चींटी हो, श्रमिक चींटी हो। इनके बारे में पिछली कक्षाओं में हमने जानकारी प्राप्त की थी। पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जीव जंतुओं की विशेषताओं के बारे में। यानी और ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उनको अन्य जीव जंतुओं से अलग बनाती हैं। तो देखो बच्चों, मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। यानी मुनिया ने यह देखा कि जो दादी अम्मा है पड़ोस में रहने वाली, वो रोज सुबह जाती और आटे का जो कसार होता है, कसार मतलब बच्चों जानते हो ना, जब आटे को हम छानते हैं तो बचा हुआ ये जो मोटा आटा होता है उसे हम कसार कहते हैं। तो उसी कसार को ले जा करके दादी अम्मा रोज सुबह चींटियों के घरों में डालती। छोटी बच्ची मुनिया ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपनी माँ को पूछा कि वह ऐसा क्यों करती हैं, कि माँ वो जो दादी अम्मा है वो ऐसा कार्य क्यों करती है, इससे क्या होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम मुनिया को जो पहुँच चुकी है अपनी माँ के पास में और अपने प्यारे से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। तो देखो माँ क्या बताती है। माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिला करके डालते हैं। यानी बच्चों, हमने भी देखा है ना, सुबह सुबह कई व्यक्ति घी, चीनी, आटा मिला करके जो चींटियों का घर होता है वहाँ पर डालते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, सोचा आपने कभी? तो देखो, वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी जितना कोशिश हो सके इन बेजुबान जानवरों के लिए हम हमारी शक्ति के अनुसार जितना संभव हो सके इन जानवरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। ऐसा हमें करना भी चाहिए। तो माँ ने भी यही बताया कि ये जो लोग हैं या दादी अम्मा है, ये उन चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की चींटियों के भोजन के बारे में, जो क्या हो सकता है, आटे का कसार हो सकता है, घी, चीनी या आटा मिला करके उनको खिलाया जा सकता है, और ऐसा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलो बच्चों, अब हमने पाठ में जब इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है तो कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। पता कीजिए में घी, चीनी मिला आटा लेकर चींटियों को खिलाया जाता है। यह हमने जानकारी प्राप्त की कि घी, चीनी को आटे में मिला करके वो चींटियों को या कीड़ी नगर के रूप में खिलाया जाता है। तो बच्चों, इसी तरह से और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए आपने देखा है। यानी आपने देखा होगा कि जो लोग हैं या हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जानवरों की या जीवों की खाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे हमने पाठ में जाना कि घी, चीनी, आटा मिला करके चींटियों को खिलाया जाता है, यानी उन्हें भोजन दिया जाता है। ऐसे ही आपने किन किन जीव जंतुओं के भोजन की व्यवस्था करते हुए लोगों को देखा है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों, गाय, कुत्ते, मछली और कबूतर आदि जीवों के भोजन की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए हमने देखा है। और आपने देखा होगा ना, गाय, कुत्ते, मछली, पक्षियों को, ये सबको भोजन व्यक्तियों या मनुष्य द्वारा दिया जाता है। देखा है ना हमने कई बार। मनुष्य के द्वारा भी जीव जंतुओं के भोजन की कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे गाय, कुत्ते, मछली, कबूतर, चींटियों आदि को भोजन उपस्थित या भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलो बच्चों, अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं इन जीव जंतुओं की अन्य विशेषताओं के बारे में। पशु पक्षियों में भी देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि ये जो सारी क्षमताएं या शक्तियां वो मनुष्य में ही होती है, ऐसा पशु पक्षियों में भी होता है और मनुष्य से काफ़ी गुना अच्छी शक्तियाँ होती हैं। कैसे? देखो,
चील, बाज और गिद्ध जैसे कुछ जीव या पक्षी मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं और कुत्ते जैसे जानवर हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। यानी बच्चों आपने देखा होगा आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए चील, बाज जैसे पक्षियों को जो बड़ी ऊंचाई से भी अपने शिकार को जमीन पर देख लेते हैं और उसे तुरंत झपट्टा मार करके ले जाते हैं। यानी उनकी देखने की क्षमता का आप अंदाजा लगा पा रहे हैं ना, कितनी ऊंचाई से वो देख पाते हैं। मनुष्य से भी उनकी देखने की क्षमता कितनी अच्छी होती है। साथ ही साथ कुत्ते जैसे जानवर हल्की सी आहट सुनकर के भी तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। देखा है ना, पास में सो रहे कुत्ते के पास में अगर हम थोड़ी सी भी आवाज़ करते हैं तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है कि हाँ कोई मेरे पास में आया हुआ है। यानी उसकी जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़िया होती है। इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ कीड़े मकोड़े गंध से भोजन आदि को पहचान लेते हैं। जैसे नन्ही सी चींटी, उसे जैसे ही भोजन की सुगंध प्राप्त होती है वो तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। यानी उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखो बच्चों, अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? हमने देखा ना, जैसे हमारी आंखें तो सिर के सामने की तरफ हैं दोनों, परंतु पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। परंतु इसका उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है ये भी पता करें तो देखो, इससे पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। देखो कितनी प्यारी विशेषता है। जैसे हमें दो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए दो बार उन्हें देखना पड़ेगा। पहली वाली चीज़ को देखेंगे फिर दूसरी वाली को देख सकते हैं, परंतु पक्षी एक ही समय में अलग अलग दो चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। तो हमने प्यारे बच्चों आज के इस भाग में अब तक यह जानकारी प्राप्त की कि जो पशु पक्षी हैं उनमें देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे चील, बाज जैसे पक्षी हैं जिनकी देखने की क्षमता कितनी बढ़िया है। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो पक्षी हैं उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। यानी जो उनकी आंखों की बनावट है वो सिर के दोनों ओर होती है, जिसके कारण वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। तो चलो बच्चों देखिए, जिन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कुछ पक्षियों की ये विशेषता होती है कि उनकी जो आंखों की पुतली है, यानी आंखों की जो पुतली है वो चारों तरफ घूमती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन घुमा करके चारों तरफ देख पाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ पक्षियों को जो बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है। इस कारण उन्हें बार बार अपनी गर्दन घुमा करके वस्तुओं को देखना पड़ता है। और बच्चों इसी तरह यह भी माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। यानी बच्चों ऐसी मान्यता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं उन्हें हमारी तरह कुछ रंग दिखाई देते हैं। हमें रंगीन दुनिया दिखाई देती है ना, हर चीज़ का एक रंग दिखता है। परंतु बच्चों जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनके लिए हर चीज़ दो ही रंग में दिखती है, यानी या तो सफ़ेद होगी या फिर काली होगी। ये भी जानवरों की एक विचित्र विशेषता है। और आगे देखिए बच्चों, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। यानी बच्चों जो पक्षी समूह या झुंड में रहते हैं वो अपने समूह के अन्य सदस्यों को आने वाले खतरे की जानकारी देते हैं अलग अलग आवाज़ें निकाल करके। और साथ ही साथ यह भी है कि अलग अलग खतरों के लिए, यानी बच्चों जैसे अलग अलग खतरे कैसे, जैसे यहाँ देखिए उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। यानी उनमें कितनी अच्छी विशेषता है। उनकी संकेत देने की जो क्षमता है उससे यह पता चल जाता है कि उड़कर आने वाला शत्रु है या फिर ज़मीन पर चलकर आने वाला शत्रु है। तो देखो बच्चों, आपने जो जीव जंतुओं की निराली दुनिया है उसमें रहने वाले जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में कितने प्रकार की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं जो उन्हें अन्य जीव जंतुओं से अलग बनाती हैं। तो चलो बच्चों, जब इतना सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है तो अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का। पता कीजिए और
बताइए में। संकट के समय पक्षी अपने साथी पक्षियों को किस प्रकार सूचित करते हैं? तो हम समझ गए ना बच्चों, वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं जिसके द्वारा उनके साथी पक्षियों को यह पता चल जाता है कि जो संकट है या जो शिकारी पक्षी है या शिकारी जीव है वो उड़कर आ रहा है या फिर ज़मीन पर चलकर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, संकट के समय पक्षी अपने साथी पक्षियों को अनेक प्रकार के संकेतों में आवाज़ निकाल करके सूचित करते हैं। इसके बाद में देखिए, चील गिद्ध आदि अपने लिए भोजन कैसे तलाशते हैं? यानी बच्चों हमें यह बताना है चील गिद्ध जैसे पक्षी अपने लिए भोजन कैसे तलाशते हैं। तो हमने जाना ना, वो आकाश में कई मीलों की ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं और उनकी देखने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है। जैसे ही उन्हें ज़मीन पर या नीचे उड़ता हुआ कोई भी जीव, उनका भोजन जैसा जीव उनको दिखता है तो वो तुरंत उसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा ये पक्षी अपना भोजन तलाशते हैं। और देखिए बच्चों आगे, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं? जिस प्रकार बच्चों पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, वैसे ही समुद्री जीव या पानी में रहने वाला जीव मछली भी विभिन्न प्रकार की तरंगों के माध्यम से, आवाज़ों की तरंगों के माध्यम से अपने साथियों को जो खतरा है उसकी चेतावनी देते हैं। तो हमने जाना इन सभी पक्षियों के बारे में, इन सभी जीवों के बारे में, इन सभी जंतुओं के बारे में और इनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में। तो चलो बच्चों पाठ में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब तक के अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। यानी जीव जंतुओं की निराली दुनिया नामक पाठ से हमने अब तक क्या क्या समझ बनाई है। तो देखो बच्चों, हमने यह सीखा कि जीव जंतुओं के सूंघने, देखने, सुनने आदि की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। यानी ऐसा नहीं कि सभी की क्षमताएं एक जैसी होंगी। अलग अलग जीव जंतुओं की चाहे सुनने की क्षमता हो, देखने की क्षमता हो, सूंघने की क्षमता हो, ये सब अलग अलग होती हैं। साथ ही साथ हमने यह जाना कि चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। यानी उच्च तारतों वाली ध्वनि वो निकालता है। जब वो लौट करके प्रतिध्वनि आती है तो उसी के सहारे चमगादड़ रात्रि में उड़ पाता है। और बच्चों साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि हमें भी चींटियों की तरह मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। जैसे चींटियां मिलजुल करके अपना कार्य करती है, वैसे हमें भी अपना कार्य मिलजुल करके करना चाहिए। और हमने यह भी जाना कि हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हम करते आ रहे हैं कि चींटियों के लिए हम उनके आटे का कसार डालते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। गाय, कुत्ते, पक्षी और मछलियों के लिए भी हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। यानी हमें यह पता होना चाहिए या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इन बेजुबान जीव जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो जब हम इतना सीख चुके हैं तो अब समय है कि हमने क्या जाना, क्या समझा उसे बताते हैं। तो शुरू करते हैं, जाना समझा बताइए। देखो बच्चों, कॉपी में तालिका बनाकर निम्नलिखित जंतुओं की विशेषताओं को लिखिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में यह तालिका बनाएंगे और इन सभी जीव जंतुओं की विशेषताओं को लिखेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे हमें कॉलम 4 दिए हुए हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, उसके बाद में जंतुओं के नाम हैं। फिर हमसे पूछा है भोजन प्राप्त करने का तरीका, यानी जैसे चिड़िया कैसे भोजन प्राप्त करती है वो हमें बताना है। फिर देखो आगे, यह चलती है कि तैरती है कि उड़ती है, इसकी क्या विशेषता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों बनाते हैं सारणी और देखते हैं हमने इस सारणी में क्या क्या सीखा है। तो देखो बच्चों, हमने तैयार कर ली है प्यारी सी सारणी। यहाँ पे देखो बच्चों, पहला जीव है चिड़िया और चिड़िया बच्चों अपना भोजन चुग करके प्राप्त करती है। और साथ ही साथ चिड़िया उड़ती है, ना कि तैरती है। उड़ती है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा चिड़िया की विशेषता है उड़ना। फिर बच्चों अगला जीव है मछली और मछली बच्चों भोजन प्राप्त करती है निगलकर। और साथ ही साथ बच्चों मछली उड़ती है या तैरती है? सोचो सोचो, उड़ती है? नहीं ना, मछली तैरती है, यानी हम यहाँ लिखेंगे तैरना। इसके बाद में अगला जंतु है या जीव है हमारा, पक्षी है मोर। और मोर बच्चों चुग करके अपना भोजन प्राप्त करता है और मोर भी उड़ता है, यानी हमने वहाँ लिखा उड़ना। वैसे ही अगला जीव है छिपकली और छिपकली बच्चों झपट कर या निगल कर अपना भोजन प्राप्त करती है और यह चलती है, ना उड़ती है ना तैरती है, छिपकली चलती है। और बच्चों फिर अगला जीव है तितली और तितली फूलों का रस चूस करके अपना भोजन प्राप्त करती है और तितली बच्चों उड़ती है, यानी तितली का विशेषता में हमने लिखा
उड़ना। यहाँ देख पा रहे हैं ना आप, हमने लिखा है उड़ना। इसके बाद में अगला जीव है मच्छर, और मच्छर बच्चों डंक मार करके, देखा होगा ना डंक मारता है, डंक मार करके अपना भोजन प्राप्त करता है, और मच्छर भी बच्चों उड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है उड़ना। इसके बाद में बच्चों अगला जीव है जो हमसे पूछा गया है वो है कुत्ता, और कुत्ता बच्चों मुंह से चबा करके अपना भोजन प्राप्त करता है। और कुत्ता बच्चों ना उड़ता है ना तैरता है, कुत्ता तो चलता है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस सारणी को पूरा किया है। ऐसी ही सारणी बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप इस सारणी की मदद ले सकते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनकी एक एक विशेषताएं अपनी कॉपी में लिखिए। यानी बच्चों यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं के, पक्षियों के चित्र हमें दिए गए हैं, हमें पहले इन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले पहचानते हैं, फिर बाद में हम इनकी एक एक विशेषता बताएंगे, अपनी कॉपी में उसे लिखना है। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं नंबर 1 पे बच्चों फुदक फुदक कर चलने वाला खरगोश। नंबर 2 पे बच्चों हम देख पा रहे हैं भारी शरीर, लंबे कानों वाला, जिसकी एक सूंड भी होती है, कौन है ये? हाथी। इसके बाद में बच्चों नंबर 3 पर हम देख पा रहे हैं एक प्यारी सी चिड़िया, या हम कह सकते हैं एक रंगीन चिड़िया को भी, है ना, प्यारी सी चिड़िया दिख रही है। उसके बाद में नंबर 4 पे बच्चों हमने देखा एक प्यारी सी मछली को। यानी बच्चों हमने यहाँ इन चित्रों में इन जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की पहचान तो कर ली। अब समय है इनकी विशेषताएं बताने का। तो देखो बच्चों, खरगोश की क्या विशेषता होती है? यह तेज दौड़ता है। हाथी की विशेषता यह होती है इसका शरीर भारी होता है। जबकि तोता या पक्षियों की यह विशेषता होती है ये उड़ते हैं। और मछली की विशेषता यह है कि ये पानी में रह भी सकती है और पानी में तैरती भी है। तो देखा, हमने जानवरों को पहचाना है, पक्षियों को पहचाना और उनकी विशेषताओं को यहाँ बड़ी आसानी से लिख दिया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है? यानी बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है कि चमगादड़ बिना किसी वस्तु से टकराए रात्रि के अंधेरे में उड़ पाता है? तो जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने बड़ी आसानी से इसको सीखा था, जाना था ना हमने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इसे प्रतिध्वनि को सुनकर के वह अंधेरे में भी बड़ी आसानी से उड़ सकता है। यानी उच्च तारत्व वाली ध्वनि के निकलने के बाद में वो लौट करके जो प्रतिध्वनि के रूप में आती है उसे सुन करके ही चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ पाता है। तो देखा आपने, हमने आज के अध्याय से कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया और कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों अब समय है आज की शिक्षा का। और हमारी आज की शिक्षा है, अजब गजब है जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही है चींटियां। यानी बच्चों ये जो जीवों की दुनिया है वो बहुत ही निराली है, अजब गजब है। यहाँ पर हाथी जैसे विशाल जीव भी पाए जाते हैं और नन्ही प्यारी सी चींटी भी पाई जाती है, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।